नमस्कार साथियों, फ्यूचर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ऑफिसर एकेडमी टीम के द्वारा लिखित पुस्तक NCERT 360 डिग्री क्लास 6 to 12 भारतीय राज्य व्यवस्था। तो इसी बुक से आज जो है कि क्लास 11th का अध्याय 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। और जो भी साथी इससे पीछे के क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं वो सभी साथी प्लेलिस्ट में जाकर के क्लास को देख सकते हैं। और जो भी साथी जीके जीएस और करंट अफेयर्स का टेस्ट देना चाहते हैं वो सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राचीन यूनान के नगर राज डैश लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। तो किस प्रकार के लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। इसमें कह रहा है कि डैश लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है इसका। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। कह रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक जो है कि रोजमर्रा के फैसलों और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र निकटतम उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन होगा? तो केंद्र सरकार होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। करें हम प्रायः प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक रोजमर्रा के फैसले और सरकार चलाने में सीधे भाग लेते हैं। प्राचीन यूनान के नगर राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण माने जाते हैं। अनेक लोगों की स्थानीय सरकार, खास तौर से ग्राम सभाएं प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के निकटतम उदाहरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें कह रहा है जनता के शासन का अर्थ समानतः डैश से है। तो किससे है? तो जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलने वाले शासन से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। इसमें कह रहा है चुनाव या निर्वाचन से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं? तो प्रतिनिधियों को चुनने की विधि को ही हम चुनाव या निर्वाचन बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। इसमें कह रहा है एक लोकतांत्रिक देश का संविधान चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम बनाता है और इस संबंध में विस्तृत नियम कानून बनाने का काम डैश पर छोड़ देता है। तो किस पर छोड़ देता है? तो विधायिका पर छोड़ देता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। इसमें कह रहा है हम अपने देश में चुनाव की एक विशेष विधि का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है? तो पहला कथन में दिया है कि पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो सही है। उस निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। ये भी सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि को चुना जाता है। तो ये गलत है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत है? असत कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। तो ये सही है। विजय प्रत्याशी के लिए यह जरूरी है कि उसे कुल मतों का 50% बहुमत मिले। तो ये गलत है। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं। तो ये भी सही है। इसे ही बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। तो ये भी सही है। तो कहने का अर्थ है पहला जो है कि कथन सही है, तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन जो है कि गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी, केवल दूसरा कथन जो है असत है। डिस्कशन में दिया गया है कि इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिल जाते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि उन्हें कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली यानी फर्स्ट
पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। चुनावी दौर में जो प्रत्याशी अन्य प्रत्याशी के मुकाबले सबसे अधिक निकल जाता है वही विजयी होता है। इसे बहुलवादी व्यवस्था भी कहते हैं। संविधान इसी विधि को स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। इसमें कह रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन जो है असत्य है। तो पहला कथन में दिया गया है कि इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीट मिलती है जिसे जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो ये सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम और भारत में चुनाव होते हैं। तो ये गलत है। इस प्रणाली में हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीट हासिल होता है। सही है। इस प्रणाली के अंतर्गत मतदाता पार्टी को वोट देता है। ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो बी कथन असत है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। डिस्कशन में दिया गया है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व इसकी तुलना में इजराइल में होने वाले चुनावों से करें, जहां एक बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है। इजराइल में मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों में हिस्सा मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इसमें कह रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें कह रहा है भारत जैसे देशों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल डैश चुनावों के लिए ही सीमित के रूप में अपनाया गया है। तो किसके रूप में, तो अप्रत्यक्ष के रूप में अपनाया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। इसमें कह रहा है कि हमारा संविधान निम्न में से किसके लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनाव कराना प्रस्तावित करता है। तो किसको किसको, तो राष्ट्रपति के चुनाव को, विधान परिषदों के चुनाव के, उपराष्ट्रपति के चुनाव को। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कह रहा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। इसमें कह रहा है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का एक तीसरा स्वरूप हमें भारत में राज्यसभा चुनावों में देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। इसमें कह रहा है राज्यसभा के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान करते हैं। तो कौन करते हैं, तो विधायक करते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। इसमें कह रहा आरक्षित निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत आरक्षण की अवधि खत्म होने पर डैश इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। तो कौन ले सकता है, तो संसद ले सकता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। डिस्कशन में दिया गया है कि संविधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था करता है। कह रहा है कि प्रारंभ में जो है इसमें जो है कि क्या था, तो प्रारंभ में जो है 10 वर्षों के लिए यह व्यवस्था अनेक संवैधानिक संशोधन द्वारा इसे बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। इसमें कह रहा है कि लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में डैश अनुसूचित जाति और डैश अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। तो क्या है, तो लोकसभा में जो है 543 निर्वाचित सीटों में से 84 जो है कि एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए और 47 सीट जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। इसमें कह रहा है कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे, निम्न में से ये निर्णय किस एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है। तो किसके द्वारा, तो परिसीमन आयोग के द्वारा लिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। इसमें कह रहा है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कह रहा है प्रधानमंत्री परिसीमन आयोग का गठन करते हैं। तो ये गलत है। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। तो सही है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। ये भी सही है। तो कह रहा था कौन सा कथन असत है, तो केवल एक कथन असत है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इसमें कह रहा है कि शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित कर दी गई है। तो कितना कर दिया गया है, तो 1/3 कर दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, इसमें कह रहा है कि सार्वभौमिक बेक्स मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हैं, तो सभी बेक्स नागरिकों को चुनाव में वोट देने के अधिकार को ही सार्वभौमिक बेक्स मताधिकार कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। कह रहा है लोकतांत्रिक चुनावों में देश के सभी बेक्स नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार होना जरूरी है, इसी को सार्वभौमिक बेक्स मताधिकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इसमें कह रहा है डैश ईस्वी में संविधान के एक संशोधन के द्वारा मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो कितना ईस्वी में, तो 1989 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, इसमें कह रहा है कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना जरूरी है। तो कितने वर्ष, तो 25 वर्ष का होना जरूरी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कानूनी प्रतिबंध यह है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए 10 वर्षों के लिए जेल हुई तो वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। तो 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, इसमें कह रहा है कि निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में डैश कहा गया है। तो किसमें, तो निर्वाचन आयोग में कहा गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। कह रहा है अनुच्छेद 324 के 1, इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को निर्वाचनों के लिए निर्वाचित नामावली तैयार कराने का उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इसमें कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी संस्था भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न कराती है। तो कौन कराते हैं, तो निर्वाचन आयोग कराता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। तो कह रहा है निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय को चुनावों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये गलत है, ठीक है। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया, तब से यह बहुसदस्यीय बना हुआ है। तो ये सही है। तो कह रहा था हमको कौन सा कथन असत्य है, तो केवल एक कथन गलत है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। डिस्कशन में दिया गया है कि भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसके लिए राज्यों में राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग कार्य करते हैं। इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना अपना अलग दायरा है। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय या बहुसदस्यीय भी हो सकता है। 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, यानी 1989 तक निर्वाचन आयोग में एक सदस्य रहता था। 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर इसे बहुसदस्यीय बना दिया। चुनावों के बाद फिर एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में पुनः 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हुई और निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, इसमें कह रहा है विशेष बहुमत का अर्थ निम्न में से है। तो क्या है, तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होगा, तब हम उसको विशेष बहुमत बोल सकते हैं। या सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होगा, तो इसको भी विशेष बहुमत कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इसमें कह रहा है संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के लिए कार्यकाल निम्न में से होता है। तो कितना होता है, 6 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसमें कह रहा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि असत्य है। असत्य कथन को ढूंढना है। तो कह रहा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्त की तुलना में इसे ज़्यादा शक्ति प्राप्त नहीं है। तो सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर की जाती है। तो ये गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष के नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करना जरूरी होना चाहिए, सही है। निर्वाचन आयुक्त को भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, ये भी सही है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन असत्य है, तो बी कथन असत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें कह रहा है भारत के निर्वाचन आयोग निम्न में से कौन से काम नहीं करते हैं। तो कौन से काम नहीं करते हैं? तो निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। तो सही है। निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श आचार संहिता लागू करता है। वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराने की आज्ञा दे सकता है। तो ये भी सही है। चुनाव आयोग चुनाव का समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है, जिसमें चुनावों की अधिघोषणा, नामांकन प्रक्रिया शुरू करने की तिथि, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि और चुनाव परिणामों की घोषणा ये भी करता है। चुनाव आयोग राज्य में होने वाले पंचायती राज चुनाव को भी अपने अंतर्गत कराता है। तो ये गलत है। तो हमको कह रहा था कौन सा कथन जो है असत है, यानी कौन सा काम नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, इसमें कह रहा है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा सुझाव जो है कि दिया गया है। तो कह रहा है पहला कथन में कि संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं को चुनने के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए। तो सही है। चुनावी राजनीति में धन के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए और अधिक कठोर प्रावधान होनी चाहिए। सही है। हमारी चुनाव व्यवस्था को सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली के स्थान पर किसी प्रकार की समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली लागू करना चाहिए, जिससे राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीट मिलेगी जिस अनुपात में उन्हें वोट मिलेंगे। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, इसमें कह रहा है ELC का पूर्ण रूप क्या है। तो ELC का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। करा ELC यानी इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, इसका हिंदी नाम है निर्वाचन साक्षरता क्लब। ठीक है। तो इस प्रकार आज का डिस्कशन हो गया। आशा करते हैं आप सभी साथियों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।